जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में और आज है हमारा लेक्चर सेकंड। जो चैनल पर पहली बार आए उन्हें हम बता दें कि यूपीएससी के लिए आर्ट एंड कल्चर को हम शून्य से शिखर तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं विद द वीडियो लेक्चर्स, जो रोज रात 9 बजे आपको आपके यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो को अंत तक देखें। लेक्चर्स के बाद में, टॉपिक के बाद में, उससे संबंधित पीवाईक्यू और प्रोबेबल क्वेश्चंस को भी स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यही एक इंस्पिरेशन का वे है जहां से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। लास्ट वाला जो लेक्चर रहा है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो पहली बार आए हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। देन हमने बात की कि ये जो आर्ट होता है, इस आर्ट को आप 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं: विजुअल, परफॉर्मिंग एंड मिसलेनियस आर्ट। हमने इस पूरे सेक्शन में से पहले विजुअल आर्ट को उठाया और उस विजुअल आर्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का, हम उसको लेके हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाए। हमने शुरुआत में ये बताया कि भैया आप इस पूरे इंडियन आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट, इसको 5 अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी: इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, टेम्पल आर्किटेक्चर इन द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड दी मॉडर्न आर्किटेक्चर। सो 5 अलग अलग सेक्शंस में हम डिस्कस करने वाले, और आज हम बात करने वाले द फर्स्ट पार्ट की, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अपने कल्चर के लिए फेमस रहा, जो अपने आर्ट के लिए फेमस रहा, अपनी बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण फेमस रहा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, उस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आज से लगभग 5000 साल पहले निकल कर आया, जिसको डेट किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 3500 BCE टू नियरली अबाउट 1900, या फिर इसको अगर सिंपली कहा जाए तो 1700 BCE तक। इस पूरे फेज में इंडिया ने वो देखा जो शायद वर्ल्ड देखने में फेल हो गया। हम लोगों ने एक ऐसा सिविलाइजेशन देखा जो कंटेम्पररी पीरियड का पहला तो सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था, और लार्जेस्ट होने के साथ साथ वर्ल्ड का पहला अर्बन सिविलाइजेशन था। एक ऐसा सिविलाइजेशन जो वेल प्लान्ड था, बैग्ड ब्रिक्स से बना था और अपने ट्रेड के कारण पॉपुलर था। सो ये सिविलाइजेशन इंडियन कल्चर के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यहां से एक सवाल, एक पॉइंट से पूछा जाता है कि अर्बन सिविलाइजेशन, सवाल आता है अर्बनाइजेशन होता क्या है, किस एरिया को आप अर्बन कहेंगे, किस एरिया को आप रूरल कहेंगे, क्या फंडामेंटल्स उसके लिए होते हैं। अलग अलग बातें अलग अलग बच्चे करते हैं। जब सवाल बच्चों से पूछा जाता है कि अर्बन का मतलब क्या, प्राइमरी मतलब निकाला जाता है कि एक ऐसा सिविलाइजेशन जहां, एक ऐसा एरिया जहां पर सिटी हो, जहां पर मार्केट डेवलप हो, जहां पर फैसिलिटीज सारी अवेलेबल हो, उसे हम अर्बन एरिया कहते हैं। कई लोग पॉपुलेशन के आधार पर कहते हैं कि जहां की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा हो, उसे हम अर्बन एरिया के नाम पे देखें। पर अगर हम सेंसस के डेटा की डेफिनेशन को उठाएं और उस डेफिनेशन के आधार पर, हाँ ये सारे मायने रखते हैं, पॉपुलेशन मायने रखती है, पर उस पॉपुलेशन के साथ एक चीज जो मायने रखती है, वो रखती है वहां का ऑक्यूपेशन। और अगर उस ऑक्यूपेशन के आधार पर यह कहा जाए तो सेंसस का जो डेटा है वो कहता है कि एक ऐसा एरिया जहां पर 70% प्लस पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से अगर बिलोंग करती है, वहां से अपना ऑक्यूपेशन अर्न करती है, उस एरिया को आप अर्बन एरिया कह सकते हैं। अब अगर ये डेफिनेशन लगाए तो इस डेफिनेशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जो बेसिकली ट्रेड या फिर जो बिजनेस है उससे जुड़ा हो, उसे आप अर्बन एरिया का नाम देते हैं। फैसिलिटीज साथ में आती, फैसिलिटीज उसका सेकेंडरी फीचर हो सकता है, पर प्राइमरी फीचर उसके इस आधार पर देखा जाता है। तो हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन का नाम देते हैं तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से बिलोंग करती है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक ऐसा सिविलाइजेशन जो अर्बन था, एक ऐसा सिविलाइजेशन जो क्या था, लार्जेस्ट था, अपने हमारे पास बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट यहां से अवेलेबल नहीं, जो भी कुछ अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, जो मटेरियल रिमेन्स है वो अवेलेबल है, और उन्हीं अवशेषों, उन्हीं मटेरियल रिमेन्स के आधार पर हम इस पूरे सिविलाइजेशन का जो स्टडी है वो करते हैं। तो वहां का कल्चर पता चलता है, वहां का आर्ट पता चलता है, और ये पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन भले आज से हमारे 5,000 साल पुराना था, और शायद कहीं ज्यादा एडवांस था, कहीं ज्यादा डेवलप्ड था, कहीं ज्यादा सिविलाइज था मॉडर्न टाइम पीरियड से।
एक बड़ा इनपुट इंडिया को यहां से लेने की शायद आवश्यकता बनती। जब हम इस स्टडी करना शुरू करते हैं तो कई सारे हेड्स बनते हैं जहां पे आप इसे पढ़ सकते हैं। आप क्योंकि हम हिस्टोरिकल नहीं पढ़ रहे, हम आर्ट एंड कल्चर के सेंस में इसे पढ़ रहे हैं, तो हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक आर्किटेक्चर वाला पार्ट और दूसरा स्कल्पचर वाला पार्ट। आर्किटेक्चर जिसमें टाउन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें आपको बड़े पब्लिक बाथ देखने को मिला, ग्रीनरीज, डॉकयार्ड्स, वहां का ड्रेनेज सिस्टम, ये सब उसके आर्किटेक्चर का एक बड़ा हिस्सा या बड़ा सेगमेंट बनाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ आप जब जाते हो तो आपको मिलता है ब्रॉन्ज एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स, जिसमें डांसिंग गर्ल का नाम आपने सुना है, वहां की सील्स, वहां के स्टोन स्कल्पचर्स जिसमें द प्रिस्ट का नाम देखने को मिलता है, ये सारा हिस्सा। इन दो अलग अलग आधार पर आप इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर को स्टडी कर सकते हो। यहां से सवाल हमेशा इसी से आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, क्योंकि आपके पास वहां के राजा महाराजाओं के बारे में, सोसाइटी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और एग्जामिनेशन बनी बनाई बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती। वो ऐसे सवाल पूछना पसंद करती है जो फाइनाइट हो, जो एब्सोल्यूट हो अपनी नजर में। वो यूपीएससी तो ज्यादातर वही करती, वो नहीं चाहती कि उसके किसी सवाल के खिलाफ आप कोर्ट में जाकर केस कर दे, जैसे आप एमपीपीएससी महाराष्ट्र या बिहार में करते हो। तो वो एब्सोल्यूट सवालों पर अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चंस लाने की कोशिश करती है। इसलिए हड़प्पा से जब भी सवाल पूछा जाता है, इंडस वैली से जब भी सवाल पूछा जाता है, वो मेनली वहां के आर्ट एंड कल्चर पे डिपेंड करता है, न कि और किसी चीजों। अगर इसी आधार पर बात करते हैं और शुरुआत करते हैं वहां के आर्किटेक्चर के बेसिस पर, सो एक बेसिक नोट्स आप बनाते चले। नोट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्टडी में। तो अगर जो लोग सिंपल यूट्यूब से इसे कवर करना चाहते हो, और वो कवर हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, और कई जगह से बड़ा अच्छा हो जाएगा। जहां आप अगर जो टॉप पॉपुलर लोगों का नाम आपने सुना है वहां से अच्छा भी हो जाए। सिर्फ नोट्स बनाते चलिए। अगर पीपीटी का पीडीएफ का रिक्वायरमेंट है तो आप कल्पाक्ष के जो नंबर है वहां पे कॉल करके उस पर व्हाट्सएप डालकर हमें बता दीजिएगा, हम उसका जो पीपीटी है ये पीपीटी आप तक शेयर कर देंगे। चलिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से, इसके टाउन प्लानिंग से पार्ट से। एक ऐसा स्ट्रक्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे टाउन, इसके एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जितने भी हड़प्पन सिटीज बनी वो किसी न किसी नदी के किनारे बसाई गई, और उस नदी के किनारे बाढ़ से बचने के लिए उन सिटी को इंस्टॉल किया गया रेस्ड प्लेटफॉर्म। जब बाढ़ से बचना ही था तो फिर नदी के किनारे क्यों बसाया? क्योंकि पानी की आवश्यकता। आज तो नगर निगम है, भले जैसा भी पानी वो देती है पर दे देती, पर उस समय इस तरह की आवश्यक उपलब्धता न होने के कारण, रेगुलर वाटर सप्लाई असेंशियलिटी होने के कारण, ये जितने भी टाउनशिप बनती थी वो नदियों के किनारे बनती थी। तो उस रेस्ट प्लेटफॉर्म पे इस टाउन को बनाया गया। हड़प्पन टाउन्स के बारे में जब बात की जाए तो इसका बेसिक एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ये था कि पहला तो ये क्या था, प्लान्ड था, एक ग्रिड पैटर्न में इसे बनाया गया, और ये एक राइट एंगल पे एक दूसरे को क्या करते थे, कट करते थे। ये सिटी रेक्टेंगुलर ब्लॉक के रूप में दिखाई दिया करती थी, और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें जो यूज किया जाता था वो ब्रिक्स को यूज किया जाता था। ब्रिक मेकिंग अपने आप में कला है। किसी मिट्टी का एक अपने पत्थर या डेरा बना देना और उसमें स्ट्रेंथ देने को, उसे बैक करना, ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है कि आपने किसी मिट्टी के टुकड़े को भुना, उसको बैक किया और उसके स्ट्रेंथ को मल्टीपल टाइम इंक्रीज कर दिया। ये टेक्नोलॉजी आज से 5000 साल पहले इन्हें पता थी, पर इनके कंटेम्पररी किसी एरिया में हमें देखने को नहीं मिलती, और इनके जाने के लगभग 1000 साल तक हमें टेक्नोलॉजी और भी कहीं देखने को नहीं मिलती। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस हमारे लिए बड़ा विस्मय बोधक है, हमें बड़ा अचंभित करने वाला है। और जब इसका डिस्कवरी हुआ ना 1920 में, उससे पहले तो ये माना जाता था कि भारत जो है ये बेसिकली आर्यन ने बसाया। आर्यन जो बाहर से आए उन लोगों ने सिविलाइजेशन को बसाया, और भारत में सबसे बड़ा रोल विदेशियों का है। जब ये सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ तो जब लोगों ने इसको अनाउंस किया तो एक बड़ा तबका तब भी मानने को तैयार नहीं था कि भारत जिसका एग्जिस्टेंस, क्योंकि जिस भारत पर अंग्रेजों ने अभी तक ये बताकर रूल किया कि तुम लोग तो कीड़े मकोड़ों जैसे हो, डिप्राइव्ड हो, कावियर्ड्स हो, ऐसे लोग जिन पे एडमिनिस्ट्रेशन जिनको कोई पता नहीं होता, जिनको नरबख्शी जैसे, क्योंकि ये शब्द अंग्रेजों ने हम लोगों के लिए यूज किए। तो वैसे सिविलाइजेशन, वैसे एरिया में एक वेल प्लान सिविलाइजेशन का मिलना पूरे विश्व के लिए अचंभित करने जैसा ही था। परंतु इसके मिलने के बाद कई सारे बदलाव हम लोगों ने देखे,
और उन बदलाव के बारे पर देखा जाए तो वो इंडिया को लेकर, लोगों की थिंकिंग को लेकर भी था। तो यहाँ पर आपको जो सिविलाइजेशन मिला वो क्या था, पूरा ग्रिड पैटर्न में बना था। ब्रिक्स का इसमें यूज किया गया था। स्ट्रीट्स काफी वाइड इनफ हुआ करती थी कि कार्स हाउसेस उसमें निकल जाए। साथ में हर घर के अंदर आपने बाथरूम वगैरह का एंगल जो है वो देखा, और ये सभी का बना एक यूनिफॉर्म पैटर्न में, एक स्टैंडर्ड ब्रिक्स के साथ। यूनिफॉर्म पैटर्न ये इंडिया के लिए काफी बड़ा है, वर्तमान में है, जहां पर हम कह सकते हैं कि जब तक हमें कोई जबरदस्ती लठ लेकर खड़ा ना हो तब तक हम यूनिफॉर्मिटी में तो हो जाए, संभव ही नहीं। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो के कुछ वीडियोस आ रहे हैं, जिन वीडियोस में हम ये देख रहे हैं कि इन एन अकॉर्डेंस ऑफ जापान, जिस तरह से जापान में लोग इन क्यू अपनी बारी का इंतजार करते हैं, दिल्ली मेट्रो में भी लोग वो सिविल सेंस, सिविक सेंस दिखा रहे हैं। अब ये तब संभव हो पाया जब सीआरपीएफ के जवान जो है वो वहां पर खड़े हैं, हाथ में एक डंडा लेके कि नहीं खड़े रहोगे तो हम तुम्हें। अब उन्हें खुला छोड़कर देखो, हम ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पसंद नहीं करते। तो इस तरह का यूनिफॉर्म सिविलाइजेशन बनना अपने आप में बड़ी बात है, जो उस समय की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ भी क्या करता है, एक इशारा करता है कि वहां की गवर्नमेंट काफी अच्छी रही होगी। जब हम इन टाउन्स को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये जो टाउन्स बनाए गए, ये एक बड़े ही जो ऊंचा एक टीला था, उस टीले के आधार पर बनाया गया। और ये जो टीला था, इस टीले को भी इस तरह से डिवाइड किया कि एक ऊपरी हिस्से पर पूरी चारों तरफ से घेर कर एक सिटेडल, एक फोर्ट नुमा आकार बनाया गया, जिसे हमने सिटेडल नाम दिया। तो एक अपर टाउन हो गया। उससे लोअर जो निचला हिस्सा था, उस निचले हिस्से पर क्या बनाया गया, एक लोअर टाउन का कंस्ट्रक्शन किया गया। दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस हम लोगों ने देखा, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर हमें मिडिल टाउन होने के एविडेंस जो है वो एविडेंस भी अवेलेबल होता। सिटेडल जो फोर्टिफाइड हुआ करता था, जहां पर एंट्री शायद रेस्ट्रिक्टेड हुआ करते थे, कुछ विजिटिंग का, कुछ आइडेंटिटी कार्ड वो लोग प्रोवाइड करते थे, जिन आइडेंटिटी से इसमें एंट्री दिया करते थे। ये जो हाउसेस बने, डबल स्टोरी हाउस हमने देखे, लोअर टाउन में सिंगल हिस्टोरिक कॉलोनीज हमने देखे। पर सबसे इंटरेस्टिंग थे यहाँ के कुछ मेगा स्ट्रक्चर्स, जिन मेगा स्ट्रक्चर्स में से एक सबसे बड़ा नाम होता है, जो अपने आप में आर्किटेक्चर के मार्बल के रूप में उस समय देखा जाता है, और वो है वहां का ग्रेट बाथ या फिर स्विमिंग पूल। ग्रेट बाथ जिसका डिस्कवरी मोहनजोदाड़ो का जो सिटाडेल है, उस सिटाडेल से मिला, जिस सिटाडेल में हमने देखा कि लगभग 12 बाय 7 बाय 3 मीटर का ये एक स्ट्रक्चर मिला, जो लगभग क्या था, 3 मीटर डेप्थ में था, जिसकी विड्थ जो है वो 12 मीटर, आपका 7 मीटर हुआ करती थी, और जिसकी लेंथ जो है वो हुआ करती थी 12 मीटर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कंप्लीटली ब्रिक से बनाया गया, जिसमें अंदर उतरने के लिए दोनों साइड पे स्टेयर्स दी गई। स्टेयर के साथ में एडजस्टेंस, इसको ड्रेन करने के लिए, साफ करने के लिए, पानी निकालने के लिए एक ड्रेनेज दिया गया। पानी अंदर डालने के लिए एक साथ में वेल जो है, कुआं, वो मिला। चेंज, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पर रूम्स जो है वो रूम्स का अवेलेबल होना, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है इस स्ट्रक्चर के बारे में देता है, जिसको लेकर सवाल हर बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी विड्थ को लेकर पूछा गया है कि इसकी जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस क्या है, तो इसकी डायमेंशंस 12 बाय 7 बाय 3 आप देखते हैं। अब नीचे प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया गया। तो ये स्ट्रक्चर का होना, इसका अवेलेबल होना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पार्ट में। सवाल पूछा गया कि यार ऐसा स्विमिंग पूल किस काम में आता था? स्विमिंग की कोई प्रतियोगिता होती थी, या फिर राजा का सेल्फ, उसका पर्सनल कुछ था, या फिर कुछ और? इतिहासकारों ने जब इसे स्टडी किया, वहां के कल्चर को देखा, तो ये बोला कि शायद इसको ये रिचुअल पर्पस के लिए क्या किया जाता हो, यूज किया जाता हो, और यहीं से एक नया मार्बल, आर्किटेक्चरल मार्बल हमको देखने को मिलता है। अगर हड़प्पन टाउन को ही स्टडी किया जाए, तो जिस तरह से ग्रेट बाथ आपको मिला, उसी तरह से एक और स्ट्रक्चर जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो है वहां पर अवला आपका डोकयार्ड। गुजरात के कोस्ट पर भोगवा नदी है, और उस पे एक शहर बसा जिसका नाम था लोथल। उस लोथल से एक मेन मेड डोकयार्ड मिला, एक बंदरगाह मिला, एक पोर्ट मिला, एक ऐसा पोर्ट जिसका अगर आप डायमेंशंस देखें तो जो 2115 मीटर बाय 35 मीटर की डायमेंशंस में बना था, जिसकी डेप्थ जो है शायद 3 to 5 मीटर के आसपास हुआ करती होगी, क्योंकि वो अभी लगभग एग्जैक्ट बची नहीं है, क्योंकि वो पानी का एक हिस्सा जो है वो हिस्सा हुआ करता। अगर इस डेप्थ के आधार पर देखा जाए तो ये एक वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम था। इसमें पानी, एक जो नदी जा रही थी, उस नदी का एक हिस्से से बनाकर आपको कैनाल से शहर से जोड़ा गया, जहां पर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज किया जाता था। लोथल एज ए इंडस्ट्रियल टाउन पॉपुलर हुआ, जहां से ट्रेड आपका कई मेसोपोटामिया या जो बाकी सिविलाइजेशन उस समय एग्जिस्ट करते थे उनके साथ जाता था।
यहाँ की सील का वहां मिलना, वहां की सील का यहाँ मिलना, ये भी इसकी एक एक्सटेंसिव जो कैपेसिटी उसको इंक्लूड करता है, और ये वहां के फ्लड लेवल या उस चीज को मैनेज करने के लिए भी मेंटेन करता है। तो इस सब चीजों का होना एक और स्ट्रक्चरल डेफिनेशन दिखाता है, जो वहां के कल्चर का, वहां के आर्किटेक्चर का एक बड़ा पार्ट जो है वो होता है, वो देखने को मिलता है। तो एक तरफ आपको बड़े मैग्निफिसेंट ब्रिक्स से बने प्लान्ड सिटीज या टाउन्स मिले, सिटीज मिली, दूसरी तरफ आपको ग्रेट बाथ मिला, और फिर आप अगर देखते हो तो आपको क्या मिला, डॉकयार्ड मिला। ये वो चीजें हैं जो इस टाउन को काफी स्पेशल बनाती है, काफी इंपॉर्टेंट बनाती है इस पूरे सिविलाइजेशन को। आई थिंक यहां तक आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, इस टाउन की अगली इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण ऐसा पार्ट था जिसके लिए जाना जाता है, और वो है यहाँ की ग्रेट ग्रेनरीज। ग्रेनरीज जिसे हम अन्नागार के नाम से जानते हैं, जिनका उपयोग किया जाता था फूड को स्टोर करने के लिए, और ये आपको मैली मोहनजोदाड़ो से कालीबंगन में भी आपको देखने को मिलता है, हड़प्पा में देखने को मिलता है, जहां आपको एक ग्रेट ग्रेनरी मिली मोहनजोदाड़ो से, जो बड़ी इनलार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करती थी। वही आपको मिला जो आपका हड़प्पा है, वहां पर 6 रोज ऑफ ग्रीनरी जो है वो आपको अवेलेबल है, जो वहां के मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न को बताती है, और वहां के आर्किटेक्चर में एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करती है, जो वहां बैग ब्रिक्स वगैरह के आधार पर बनी थी, जो वहां फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की रेगुलर सप्लाई को बनाने के लिए, शायद टैक्स कलेक्शन के लिए, या फिर इमरजेंसी के लिए उसे क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। तो डॉकयार्ड के साथ में ग्रेनरीज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके साथ एक और महत्वपूर्ण पार्ट आता है, और वो है वहां का ड्रेनेज सिस्टम। रॉक कट ड्रेनेज सिस्टम हो या ब्रिक्स से बना ड्रेनेज सिस्टम, हर घर से निकलकर एक ड्रेन जो है वो मेन स्ट्रीट तक आता था, वहां से उसे बाहर निकाल दिया जाता था। ये भी इस सिविलाइजेशन की क्लीनलीनेस के प्रति जो एक पार्ट था उसे महत्वपूर्ण दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको ब्रिक्स से बना और आपका इस तरह से फिटेड ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मिला, जो जनरली कवर हुआ करता था कहीं स्लैट से तो कहीं पर ब्रिक्स से, जो कई बार हमको चैलेंज करता है कि यार आप इतने डेवलप होकर मॉडर्न सिविलाइजेशन हो कि आपके कई एरियाज में आपको ड्रेन देखने को नहीं मिलते, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलता। वो दिन अलग होते थे जब बारिश कभी हो जाए तो लोग चमचम करके बाहर निकल आते थे, उस बारिश में नहा लिया करते थे, उस बारिश में खेल लिया करते थे। वर्तमान की हालत ये कि हमारी जो ड्रेन है वो चौक्ड है, इतने की जब बारिश होती है तो उस दिन साल भर की जितनी गंदगी है वो गंदगी रोड पर आ जाती है। सो उसमें बारिश को एंजॉय करने का तो दूर की बात, हम उसमें शायद खड़े नहीं रह सकते, तो उस बारिश को सही से नहा नहीं सकते। तो ये बेसिक सा पार्ट था जो इस सिविलाइजेशन को मॉडर्न सिविलाइजेशन से क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। ये वो पार्ट जो आर्किटेक्चर के पार्ट पे आता है। पर जब हम स्कल्पचर के बारे में बात करें तो स्कल्पचर में भी इन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट जो है हड़प्पन पीपल ने अचीव किया। सबसे रिमार्केबल एक फीचर जो हमें मिलता है द डांसिंग गर्ल, जिस एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू का जो हमें स्टेच्यू मिली, वो जो लगभग 10.5 सेंटीमीटर टॉल के आसपास है। ये स्टेचुएट जो है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है उसके द्वारा बनाया गया, जो कंप्लीटली नेकेड एक फीमेल को शो करता है। पर उस फीमेल के गले में आपको एक नेकलेस मिलेगा, हाथ में बैंगल्स मिलेगी, आपका बाजूबंद या कंगन जो कहा जाए वो मिलेगा, और हाथ में आपकी चूड़ी। ये फीमेल के ऑर्नामेंट फॉन्ट होने का भी इशारा करता है। साथ ही साथ उस समय ब्रॉन्ज का बनना और ब्रॉन्ज की स्टेच्यू को क्रिएट करना, ये भी सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट को बताता है। यंग गर्ल विद एज अ डांसर प्रोबेबली size pose in the indicate jewelry highlighting the Harappan advanced metallurgical and artistic skill, जिसको ये क्या करता है, ये शो करता है। स्कल्पचर्स में सिर्फ ये कहानी नहीं, इसके अलावा आपको एक स्टेच्यू मिला, एक जो फिगर मिला वो मिला प्रिस्ट का, जो आपको मिलता है कि एक बियर्ड मैन, मोदी जी जैसा दिखने वाला एक आदमी विद अ शॉल आपको दिखेगा, जिसके सर पे कुछ बिल्कुल एक स्ट्रक्चर वो बंधा गया है विद कुछ मेटल उसके आधार पर दिखता है। ये प्रिस्ट किंग को भी कहा गया। 18 सेंटीमीटर का स्टेच्यू जो मोहनजोदाड़ो से आपको क्या मिला, देखने को मिला, बियर्ड मैन है। इसे नाम द प्रिस्ट दिया गया, कुछ लोग इसे द किंग के नाम से भी जानते हैं, और अलग अलग बातें इसके आधार पर मिल। द फिगर इज हाफ क्लोज आइज, ठीक है, हैंडबैंड उसके सर पे बंधा हुआ है, ये उनके स्ट्रक्चर अथॉरिटी को शायद शो करता हो, ऐसा हिस्टोरियन का मानना। पर हमारे लिए स्कल्पचर के फॉर्म में इसका अवेलेबल होना, उस समय लोगों का इसके प्रति जागरूक होना, ये काफी सिविलाइज सेंस को इसकी तरफ इशारा करता है।
आगे अगर इसी स्कल्पचर वाले पार्ट में देखा जाए तो आपको कई सारे फिगर्स जो टेराकोटा मिट्टी के बने हुए मिले, जो टॉयज के फॉर्मेट में मिले, जो उस समय के कल्चर को सिग्निफाई करते हैं, वो बुल का एविडेंस देते हैं, वो बुलक कार्ड का एविडेंस देते हैं, वो एक सॉलिड विल जिसे हमने क्या नाम दिया है इक्का, उसका एविडेंस देता है। तो ये अवेलेबल होना उस समय ये कल्चर को, ये इन सब का, ये टॉयज भी क्या होते थे तो खिलौने के रूप में इन्हें खेला गया, तो इनका एविडेंस देते हैं। तो ये स्कल्पचर वाला पार्ट जो है आपको अवेलेबल होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसी स्कल्पचर में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सील प्ले करती है। हड़प्पा से आपको कई सारी 100 नंबर्स में क्या मिली, सील्स मिली, जो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती है। जहां एक तरफ तो आइडेंटिफिकेशन में कुछ एनिमल्स उसके लिए लिखे गए, साथ ही साथ ये जो सील थी, इन सील के ऊपर आपको एक स्क्रिप्ट देखने को मिली जो अभी तक डेसिफर्ड नहीं हो पाई। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने इस स्क्रिप्ट को पढ़ने वालों के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का एक इनाम रखा है। अगर कोई इसे पढ़ता है तो उसे क्या दिया जाएगा, एक प्राइज मनी जो है वो तमिलनाडु सरकार द्वारा दी जाएगी, भारत सरकार द्वारा भी दी जाएगी। अभी तक हम इसे डेसिफर्ड करने के जितने भी अटेम्प्ट किए, हम फेल हो गए। ये जो एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट रही, वो सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। इसके ऊपर कई सारी चीजें आपको मिली। बेसिकली ये जो फिगर्स हुआ करते थे, मेनली तो ये स्टेटाइट एक्स ऑफ स्टोन उससे बनी होती थी, पर इसके अलावा टेराकोटा हो गए, फाइल्स हो गए, कॉपर, गोल्ड, आउरी, इन सब की भी आपको मिली, जो बेस जनरली 2x2 इंचेस के डायमेंशंस में होते हैं। यहाँ आपको डायमेंशन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ मिलेगा क्योंकि जगह के हिसाब से इमेज को स्ट्रेच करके दिखाया गया है, परंतु इनका जो डायमेंशन वो 2x2 इंचेस के आधार पर होता था। इनमें एक तरफ मेनली सबसे ज्यादा अगर कुछ मिला है तो वो यूनिकॉर्न मिला है, जो मोस्ट कॉमन है। हम्ड बुल, एलिफेंट, टाइगर, वाटर बफेलो, ठीक है, राइनोस, ये सब कंपोजिट फिगर आपको मिलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो आपको सील मिली वो पशुपति मिली, जहां पर एक योगिक स्कल्पचर में एक बंदा बैठा और आसपास अलग अलग एनिमल्स का डिपिक्शन। ये सील को आइडेंटिटी के रूप में यूज किया जाता हो, ट्रेड के रूप में यूज किया जाता है, किस तरह से किया जाता था अभी तक बताना या कंफर्म करना संभव नहीं, परंतु ये कहा जा सकता है कि ये सील उनके कल्चर का एक बड़ा हिस्सा थी, क्योंकि ये सील आपको मेसोपोटामिया से भी मिली और ये वहां की मेसोपोटामियन सील जो हड़प्पा से, ये ट्रेड के लिए भी यूज शायद की जाती थी। ये एविडेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे। ये सारा हिस्सा हड़प्पन कल्चर को लेकर, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि किस तरह का कल्चर उन लोगों का हुआ करता था, तो ये सारी चीजें वहां के कल्चर के बारे में हमें एक डिटेल्ड एप्लीकेशन देते हैं। ये लेक्चर हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर को लेकर है, ये मैं स्पेसिफिक करता हूं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को लेकर नहीं, क्योंकि वो वाला पार्ट आपका हिस्ट्री वाले पार्ट में कवर होता है। नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग द आर्ट एंड कल्चर। तो आज हमारा जो पार्ट था उसमें हमने किस चीज को डिस्कस किया, तो आज हमने डिस्कस किया हड़प्पन कल्चर का जो सेगमेंट था उसको लेकर। अगला जो लेक्चर आपका इस टॉपिक को लेकर रहेगा वो बेसिकली हम बात करेंगे उसमें जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वाला पार्ट रहेगा, मतलब हड़प्पा के बाद में जो भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके शायद कंटेंट इसमें कवर हुआ होगा, और अगर कोई ओपिनियन आपका या डाउट आपके दिमाग में हो, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।